नमस्कार दोस्तों, विनीता क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ समास के बारे में। समास क्या होता है, समास का तात्पर्य क्या होता है, उसे संक्षिप्तीकरण में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके हिंदी से रिलेटेड समास से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके समाज से एक भी प्रश्न गलत ना हो। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल विनीता क्लासेस अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बगल में लगी रेड कलर की बटन को दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। तो समास का तात्पर्य क्या होता है। तो समास का तात्पर्य जो होता है वो संक्षिप्तीकरण मैं बता रही हूँ आपको। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप होता है समास का तात्पर्य। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट किया जाता है, वह समास कहलाता है। कुछ दोस्तों इसमें देखना नहीं है, ऐसे नॉर्मल में याद कर लो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया रूप छोटा सा बन जाता है शब्द, वही समास कहलाता है। और एक पॉइंट, जैसे जहाँ पर कम शब्दों से अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट होता है, जैसे दो ही शब्द हैं और उसमें अर्थ कई प्रकट होते हैं, उसे समास कहते हैं। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का प्रयोग किया जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद का पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो शब्द पद कहलाता है। ओके, जैसा कि रसोई के लिए घर। दोस्तों इतना बड़ा सा शब्द है और इसमें क्या हो गया है? रसोई घर हो गया है। ठीक है, रसोई घर जैसे बहुत छोटे में हो गया है और इसको बड़े में अगर हम कहना चाहें तो रसोई के लिए घर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे हाथ के लिए कड़ी तो हथकड़ी। ठीक, छोटे में उसको कह दो, उसी को समास कहते हैं। जैसे नील और कमल तो नील कमल कर लो। राजा का पुत्र तो राजपुत्र कह दो। ठीक, ऐसे इसे समास कहते हैं। जो बड़े से बड़े शब्दों को छोटे में कह दिया जाए उसे समास कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समासिक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों समासिक शब्द क्या होता है, आपने तो इसको पहली बार सुना होगा, क्या पता किसने पढ़ा हो याद न रहा हो। तो चलिए मैं बताती हूँ। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र। ठीक, राजपुत्र अगर इसका समास तो समास विग्रह क्या है देखते हैं। समास विग्रह दोस्तों समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामाजिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहा जाता है। ओके, समस्त पदों के सभी पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसा कि माता पिता, तो इसमें माता और पिता लगा दें तो ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, अब देखते हैं समास और संधि में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों ये अक्सर पूछे जाते हैं, समास और संधि में अंतर बताइए। तो ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है।
और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। ठीक, ये संधि और समास में अंतर होता है। जैसा कि पुस्तक धन आलय तो हो गया पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट समाज का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे संक्षेप में कह लिया जाए तो समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक, जैसा कि समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जाता है और परिवर्तित नहीं भी किया जाता है तो नहीं भी किया जा सकता है। जैसा कि मान लें विषधर, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। ठीक है, जैसे विषधर आ गया परीक्षा में तो आपको ऐसे ही करना है, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। ठीक, अब देखिए उपमान क्या होता है। उपमान क्या होता है? जिससे किसी भी उपमा दी जाती है, जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं समास के भेद क्या क्या होते हैं। समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक, अब दोस्तों इसमें प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद जो होते हैं वो होते हैं संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्ण मूलक समास। ठीक, अब हम देख लेते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो दोस्तों अव्ययीभाव समास जो होता है इसमें प्रथम पद का अव्यय होता है और उसका अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय का पद प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसा कि संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास ही माने जाते हैं। जैसा कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, और प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर यथासाध, जितना साधा जा सके। ठीक, जैसे कहीं पे आ जाता है धड़ाधड़, तो दोस्तों धड़ाधड़ में धड़ाधड़ की आवाज़ के साथ। ठीक, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, आमरण मृत्यु तक। अगर वहीं आ जाता है यथा काम तो इच्छा अनुसार। ठीक है, अब देख लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास जो होता है इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विज्ञान में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि देश के लिए शक्ति, देश के लिए भक्ति तो देशभक्ति, राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाएगा, सर से आहत सराहत, राह के लिए खर्च राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत तुलसी दास कृत, राजा का महल राजमहल। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन दो शब्दों को लुप्त रखा जाता है, इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो देख लेते हैं 6 भेद कौन से होते हैं। कर्म तत्पुरुष,
करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 समास तत्पुरुष होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। क्या होता है? तो कर्म तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें 2 पदों के बीच कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसा कि उसमें विलुप्त होते हैं। यथा रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वनगमन, वन को गमन करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देशभक्त, देशगत, देश को गया हुआ। ठीक है। और आता है जनप्रिय, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन। ठीक। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। करण तत्पुरुष समास क्या होता है? तो करण तत्पुरुष समास जो होता है, जहां पर पहले शब्द में करण कारण का बोध होता है, इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं, जैसा कि स्वचरित, स्व द्वारा रचित। ठीक है। और आता है मनचाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक में से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। बाण हत, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त होना। मंदांध, मद से अंधा। ठीक है। रस भरा आ जाता है, तो रस भरा का अर्थ हो जाएगा रस से भरा हुआ। आचार कुशल, आचार से कुशल होना। भयाकुल, भय से अकुल। आंखों देखी, आंखों से देखी हुई। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है? तो दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें 2 शब्दों के बीच संप्रदान के लिए छिपा होता है। संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला के लिए। देशभक्त, देशभक्ति के लिए। ठीक है। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। और गौशाला, गौ के लिए शाला। ठीक है। चौथा पॉइंट है अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है? तो अपादान तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें 2 पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है, जैसे अपादान से अलग होने में। ठीक है, होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसा कि कामचोर, काम से जी चुराने वाला। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण में से विमुख होना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन होना। पाप मुक्त, पाप से मुक्ति भी देना। देश निकला, देश किससे निकला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होना। ठीक है। पदच्युत, पद से युक्त। जन्म रोगी, जन्म से ही रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त होना। ठीक है। 5वां होता है संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है? तो संबंध तत्पुरुष समास जो होता है, वो होता है इसमें 2 पदों के बीच में जो संबंध कारक छिपा होता है, संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की होती है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगाजल, गंगाजल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वादल, दुर्व का दल। देवा पूजा, देव पूजा, तो देव की पूजा। ठीक। जैसे आम वृक्ष आ जाता है, तो आम का वृक्ष हो जाएगा। राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। सुख योग,
तो सुख का योग हो जाएगा। मूर्ति पूजा, तो मूर्ति की पूजा हो जाएगा। श्रद्ध कठ, श्रद्धा के कण, शिव शिवालय, शिव का आलय, ठीक है। देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। अब देखते हैं छठवां क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। तो दोस्तों अधिकरण समास तत्पुरुष होता है, इसमें दो शब्दों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारण का चिन्ह या विभक्ति में पै पर आता है, हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, ईश्वर शक्ति, ईश्वर में शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, ठीक है। दानवीर का हो जाएगा दान देने में वीर। और आ जाता है आचार निपुण, तो आचार में निपुण होना। जलमग्न, जल में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, कुशल, कला कुशल, कला में कुशल होना। शरणागत, शरण में आगत, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती हुई, ठीक है। अब देख लेते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार कितने होते हैं। तो नज्य तत्पुरुष समास, नज्य तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें पहला पद निषेधात्मक और उसे नज्य तत्पुरुष समास भी कहते हैं, ठीक है। निषेधात्मक पद को नज्य तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। जैसे असभ्य, न सभ्य, अनादि, न आदि, असंभव, न संभव, अनंत, अनंत, ठीक है, न अनंत। और कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, इस समास का पद उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेष, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर शब्द बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है तो अंबर, महात्मा, महात्मा है तो महान है जो आत्मा, नील, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महादेव है जो देव, ठीक है। देहलता, देह रूपी लता। नेक्स्ट हो जाएगा नव युवक, नव है जो युवक, ठीक है। कर्मधारय समास के भेद क्या क्या होते हैं, तो कर्मधारय समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, सेकंड हो जाएगा विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, थर्ड विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक। जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है, ठीक। जैसा कि मान ले नीली गाय, तो नील गाय हो जाएगा। पीतंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे पीतंबर हो जाएगा। प्रिय सखा, प्रिय सखा हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरे विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास की। तो इसमें पहला पद विशेष होता है और इस प्रकार के समासिक पद ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं, जैसा कि कुमारी श्रमणा, यानी कुमार श्रमणा हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरे विशेषणों भय पद कर्मधारय समास की। तो इसमें हो जाएगा, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसा कि नील, पीत, सुनी, अनसुनी, कहानी, अनकही हो जाएगा, ठीक है। विशेष्यों भय पद कर्मधारय समास क्या होता है, तो इसमें आपको हो जाएगा, इसमें दोनों पद विशेष होते हैं, जैसा कि आम गाछ, तो आम गाछ हो जाएगा, रोवायस हो जाएगा, तो दंपति हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास के उपभेद क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें हो जाएगा उपमान कर्मधारय समास फर्स्ट वाला हो जाएगा, और सेकंड उपमित कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास, ठीक है। तीन होते हैं। अब तीनों के एक एक पार्ट को मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा।
पहला हो जाएगा उपमान उपमान कर्मधारय समास। तो उपमान कर्मधारय समास जो होता है इसमें उपमानक वाचक पद का उपमेय वाचक पद होता है, साथ समास होता है। ठीक है, इस समास में दोनों शब्दों के बीच से यु या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद चूक एक ही कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है। ठीक, उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है विद्युत जैसी चंचला, तो विद्युत चंचला। ठीक है, विद्युत चंचला हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। उपमित कर्मधारय समास क्या होता है? तो उपमित कर्मधारय समास जो होता है वो होता है समास यह समास उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होता है। ठीक है, इस समास में उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है, उसे उपमित कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अर्धर पल्लव के समान, अधर पल्लव नरसिंह के समान। ठीक है, तो नरसिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, रूपक कर्मधारय समास क्या होता है? तो दोस्तों रूपक कर्मधारय समास जो होता है जहां पर एक का दूसरे पर आरोप होता है। क्या होता है? एक पर दूसरे का आरोप होता है, वहां पर रूपक कर्मधारय समास होता है। जैसा कि मुख ही चंद्रमा, तो मुख चंद्र। ठीक है, चौथा हो जाएगा द्विगु समास क्या होता है? तो आपको बता रही हूँ द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। देखा जा सकता है कि इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती हुई किसी अर्थ को नहीं, इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का उपहार। शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। ठीक है, और आ जाता है पंचेरी। पंचेरी, तो इसमें हो गया 5 शेरों का समूह। सत से 700 पदों का समूह हो जाएगा। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, तीनों भुजाओं का समाहार। देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास के कितने पार्ट होते हैं? तो द्विगु समास के जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है समाहार द्विगु समास और दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। प्रधान द्विगु समास होता है। ठीक है, तो पहले समाहार द्विगु समास की बात कर लेते हैं। तो समाहार द्विगु समास के अंतर्गत जो आता है उसका अर्थ होता है समाहार का मतलब होता है समुदाय इकट्ठा होना, यानी समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं।